देखो एक टर्म यूज करते हैं इम्यून डिसऑर्डर कहता है। इम्यून डिसऑर्डर, जैसे इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। नंबर 2 एलर्जी कहा जाता है। नंबर 3 इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहता है। देखिए ये 3 कैटेगरी होता है, देखो जिसको कहते हैं ये इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं ये, ऑटो इम्यूनिटी प्रॉब्लम, एलर्जी एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। और बेसिकली इसी में आप बात करते हैं, देखो एक प्रॉब्लम है स्किड का और एक प्रॉब्लम है किसका बताओ, ठीक है। अब ये क्या है समझो पहले आप इसको। हम पहले डिस्कस करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज दैट? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा मतलब जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो एक मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पांस होता है ना। तो कहते हैं इस डिसऑर्डर क्या है? इट इज फेलियर ऑफ memory based immune response of acquired immunity and component of immune system start acting against some self antigens. And that results in autoimmune problem. समझो मैं क्या कह रहा हूं? ये एक फेलियर है। आप जानते हैं कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो एक मेमोरी बेस्ड इम्यून रिस्पांस होता है, ये मैंने बताया था आपको। और अगर आपका इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी का पार्ट होता है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है और वो अपने ही एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या करता है बताओ? एक्शन स्टार्ट कर देता है एंड दैट रिजल्ट्स इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ इस तरह के। अब देखो इसमें होता क्या है, इट इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ autoreactive T cells as well as formation of auto antibodies by B cells। और इसकी वजह से होता क्या, देखो ये जो पूरा ये जो एक्टिवेशन होता है इसकी वजह से होता क्या, देखो इट रिजल्ट्स इन inflammation and tissue
डैमेज कहते हैं। ये पूरा लिख लीजिएगा आप अपने पहले नोटबुक में। मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम का फेलियर है, वो अपने आप को सेल्फ और नॉन सेल्फ को नहीं पहचान पाता और वो अपने ही बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसमें टी सेल्स और बी सेल्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और दोनों की वजह से क्या होता है बताओ, कितना लिखा हुआ है? इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज कहते हैं। इन्फ्लामेशन हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया और आपका नुकसान हो जाएगा इससे फिर। तो कहते हैं ना ये कुछ मेमोरी फेलियर है ये, और ये क्यों होता है इसका कुछ नोन रीजन भी नहीं है। जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑटो इम्यून का जो प्रॉब्लम है, हाँ, इसका जो कारण लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि समटाइम इट मे बी जेनेटिकल और मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन रीजन्स कहे जाते हैं। पूछा जाता है कि ऑटो इम्यूनिटी क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लामेशन कहीं भी स्वेलिंग हो सकता है, कोई टिश्यू स्वेल कर सकता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया, टिश्यू स्वेल कर जाता है, वो बर्स्ट भी कर सकता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का कारण क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन इज अननोन। ध्यान रखना है इसका। देखो लिख देता हूं, most of the time regions are unknown, but sometimes it may be due to genetical factor। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। एनसीईआरटी किताब के पास है, एक बार खोल के देखिए, ये लाइन वहां पे मेंशन मिलेगा आपको लिखा हुआ कि जेनेटिकल हो सकता है, ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो रीजन है वो नोन नहीं है। और देखो, तो ये तो हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होगा, एक्सप्लेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स देयर। तो मैं आपको अब बताता हूँ इसका एग्जांपल क्या है। ये लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? इसको मैं रब कर सकता हूँ? अच्छा लिखिए, नितिन कुमार जी लिखिए आप पहले, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, लिख लीजिए पहले आप इसको। अब देखो एग्जाम्पल देखिए इसका। वैसे आपके पूरे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल बताया गया है इसका। एक तो देखो बताया गया है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके बाद एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दिया गया, कौन बताएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, दीप सिमरजीत सिंह, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस कहता है। अच्छा बताओ, ये अगर पूछा जाए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा क्या होता है, कोई बताएगा इसमें क्या होता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है बच्चों, बताइए। सिस्ट फॉर्मेशन होता है? नहीं। देखो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कहते हैं इसमें होता है इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है, मोर सिक्रीशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो जॉइंट पे एक आपको अनयूजुअल प्रेशर फील होता रहेगा। आपने पढ़ा होगा बोन वाले सिस्टम में, मूवमेंट ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, कि जो जॉइंट्स पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ये मोटा हो जाता है, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये ज्यादा अमाउंट में क्या सिक्रीट करता है बताओ, साइनोवियल फ्लूइड।
तो आपकी जॉइंट्स पे फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है एंड दैट एक्सर्ट अनयूजुअल प्रेशर एंड दैट इज पेनफुल। समझ में आ गया? और आपको पता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस में कुछ ऐसे ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है। देखो माइस्थेनिया ग्रेविस में याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ unusual auto antibodies results in degeneration of neurotransmitter receptors on the surface of sarcolemma। ये दो एग्जाम्पल तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूं, देखो और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक टर्म यूज करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक टर्म यूज करते हैं देखो विटिलिगो कहते हैं, विटिलिगो। एक टर्म यूज करते हैं सोरियासिस, स्किन का प्रॉब्लम है सब। देखो फिर देखो इवन जो कहते हैं देखो ग्रेव्स डिजीज होता है, इवन जो कहते हैं देखो हाशिमोटो डिजीज होता है, एक और डिजीज का नाम देखो इरिथीमेटस लूपस कहते हैं, या लूपस इरिथीमेटस होता है। ये पहले कर लो, लूपस इरिथीमेटस, ठीक है। और देखिए नंबर 9 क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। नंबर 10 जो आपका आप जानते हो कि जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जिसको निडिन कहते हैं, निडिन। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस कहा जाता है। टाइप 1 नहीं होता, टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता ही कम है। टाइप 2 एक ऐसा डिजीज है, वैसे बहुत कम होता है डायबिटीज ये, जिसमें इंसुलिन तो होता है बॉडी में बट रिसेप्टर्स उसके काम नहीं करते। यस, निडिम कहता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। आपके एग्जाम में कुछ दिन, अब देखो ये जो प्रॉब्लम है विटिलिगो एंड सोरियासिस, ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। आप जानते हैं ग्रेव्स डिजीज जो होता है, इसमें थायरॉक्सिन का लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, और हाशिमोटो इसका उल्टा होता है। हाशिमोटो में थायरॉक्सिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता है। ग्रेव्स में क्या बताओ, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ नोन एग्जांपल्स हैं किसके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। बाय द वे आपके लिए ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब एक मैं कुछ बता दूं पहले आपको, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के जो नर्व सेल्स होता है ना, उसके जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन के ऊपर जो माइलिन सीट होता है उसका वो धीरे धीरे हटने लगता है। निडिन इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, एक ऐसा डायबिटीज जिसमें बॉडी में इंसुलिन तो रहता है बट रिसेप्टर्स काम नहीं करते, रिसेप्टर्स डिजेनरेट कर जाते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। इसको कहते हैं निडिन। एक होता है इडिम, इडिम
इंसुलिन डिपेंडेंट जो टाइप 1 होता है, जो मोस्टली लोगों में होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज है, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? और ये याद रखना, देखो मैंने टर्म यूज किया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है तो यहां पे लिख लीजिएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में लिख लीजिएगा डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ ओवर द एक्सोन। एक्सोन जानते हैं ना, नर्व का जो पार्ट होता है, न्यूरॉन्स का जो पार्ट होता है, तो उसके माइलिन शीथ का डिजेनरेशन हो जाता है किसमें बताओ? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और इरिथेमेटस लूपस जो होता है, देखो इसमें किडनी फेलियर है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक डेडली होता है, इसको एक तरह का किडनी डिसऑर्डर होता है, देखो इसमें किडनी फेलियर होता है इसमें। इरिथेमेटस लूपस जो लिखा हुआ है, ये कुछ किडनी डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। और याद रखिएगा, ये जो जितने भी ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। आप इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ये मतलब अवेलेबल ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं है जो पूरी तरह से इसको क्योर कर सके। कौन क्या करता है? अरे बताया तो, इरिथेमेटस लूपस में किडनी फेलियर होता है, किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अरे कौन करता है? जो हमारे एंटीबॉडीज बनते हैं उसकी वजह से होता है। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक क्लियर है सबको? सारे एग्जांपल्स याद रखिएगा। आपकी नीट में 2-3 साल पहले विटिलागो पे क्वेश्चन आ चुका है, विटिलागो पे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में 2-3 साल पहले। क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने केवल 2 ही एग्जांपल दिया है, बट ये भी सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि विटिलागो पूछ चुका है। हाँ जी, मंडे को क्लास ऑनलाइन ही लेंगे, और क्या। अभी फिलहाल मेरी क्लास ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कुछ ऑफलाइन क्लास लेने का, क्योंकि हमें नहीं लगता है, देखो कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं उसका भी कुछ अभी आएगा। तो आपका नंबर ज्यादा है मेरे ख्याल से, तो कैसे उसको एडजस्ट करेंगे वो देखना पड़ेगा। अभी बुलाया नहीं है ना, ठीक है। बिल्कुल नहीं, 30-32 ईयर्स कुछ नहीं करना है। लास्ट जो देखो 2010 के बाद का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2010 के पहले वगैरह में भी, तो यू हैव टू सॉल्व 2010 ऑनवर्ड्स। समझ में आ गया? चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। अब मैं सेकंड डिजीज पे आ रहा हूं, जिसको एलर्जी कहा जाता है। इसको लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, तो एलर्जी के बारे में आपको पता है, इसको कहते हैं एग्रीगेटेड इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। देखिए, immune response of the immune system of the immune system against some normal antigens इसका नॉर्मल करें which are visually
हार्मलेस। देखो मतलब ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। मतलब कहते हैं ना, आप भलाई में नुकसान हो जाता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब है ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव हो गया। जो चीज आपके लिए बहुत नॉर्मली बिहेव करना चाहिए उसमें वो ज्यादा एक्टिव हो गया, थोड़ा सा एक्सेसिव बिहेवियर जो हो जाता है आपके इम्यून सिस्टम का, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। एक्स एग्रीगेटेड का मतलब होता है एक्सेस, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, एक ऐसा एंटीजेंस जो हमारे लिए यूजुअली क्या बताओ हार्मलेस होता है, हमें इससे दिक्कत नहीं होती है, बट सम टाइम बिल्कुल एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स, कुछ ऐसा एंटीजेंस जो हमारे बॉडी में नॉर्मली आता है और सबके लिए वो हार्मफुल नहीं है, बट किसी किसी आदमी में क्या होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गया और इसकी वजह से हमें एलर्जिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक्सएरिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सम नॉर्मल एंटीजेंस व्हिच आर यूजुअली हार्मलेस। समझ में आ गया? देखो पूरा इसका प्रोसेस क्या है वो समझिए पहले आप। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये है चिंटू, कौन है ये? हाँ ये चिंटू है मान लो, ठीक है। इस चिंटू में अब देखो, अब हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन जो होता है यूजुअली कहते हैं जैसे कुछ मान लो इसके बॉडी में एक एक कोई एलर्जन आया पहले, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर ऑफ एलर्जन कहते हैं। एंटीजन देखो, एलर्जी कॉजिंग एजेंट को एलर्जन कहा जाता है, जिस चीज से आपको एलर्जी होता है उसी को क्या बोलते हैं? एलर्जन कहते हैं। तो पहली बार जब आपकी बॉडी में कोई एलर्जन आएगा तो इस एलर्जन, मान लो ये एलर्जन है, देखिए ये एलर्जन है, इसकी वजह से देखिए इसने क्या किया, देखो इसने एक तरह के एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर है देखो, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं आईजीई टाइप एंटी बॉडीज कहा जाता है इसको। ठीक है, तो पहली बार जब कोई एलर्जन आपकी बॉडी में आता है तो उस समय आप रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको, पहली बार सेंसिटाइजेशन कहते हैं, देखो एक टर्म यूज करते हैं, सेंसिटाइजेशन कहा जाता है, सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। सेंसिटाइजेशन का मतलब फर्स्ट एक्सपोजर कहते हैं, फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। इसकी वजह से देखो क्या बन गया आपके बॉडी में, बताइए? इसकी वजह से आपके बॉडी में क्या बन गए? आईजीई टाइप एंटीबॉडीज। और ये जो आईजी टाइप एंटीबॉडीज होता है, अब देखो ये क्या करता है, ये कुछ देखिए, देखो जैसे कुछ अब ये किससे अटैच कर गया, दैट मे बी मास्ट सेल्स, दैट मे बी बेसोफिल्स। देखिए तो पहली बार जब आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनता है तो वो आपके बॉडी के बेसोफिल से और मास्ट सेल से एक एक क्या करने का बताओ उसको, उससे वो अटैच हो जाता है। अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, जस्ट उसने पहली बार ऐसा काम किया है, तो आपका बॉडी जो हुआ, जो आईजी बना है, वो अब मास्ट सेल से और बेसोफिल से क्या बताओ अटैच कर जाता है। तो पहला तो एक्सपोजर है देखो,
सेकंड टाइम ये सेकंड पार्ट हो गया फॉर्मेशन ऑफ, देखो कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, आईजीई बेसोफिल कॉम्प्लेक्स एंड आईजीई मास्ट सेल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। और अब देखिए क्या होगा, सेकंड टाइम देखो एक्सपोजर कहते हैं इसको, ये लिख लिया आप लोगों ने यहां तक पहले। तो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, दैट एक्सपोजर इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन कहते हैं। सेंसिटाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज दैट कंबाइंस विद आर मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, समझ में आ गया। सेंसिटाइजेशन का रिजल्ट क्या है बताओ, कि हमारे बॉडीज में आईजीई टाइप एंटीबॉडीज बनते हैं और ये आईजीई हमारे बॉडी के बेसोफिल से और मास्ट सेल से कंबाइन कर जाता है। क्लियर? अब यहां देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो, अब देखो क्या हुआ, अब ये वही चिंटू है, देखिए अब ये वही चिंटू है। अब दोबारा देखो, सेकेंड टाइम लाइट चलेगी, आ जाएगी थोड़ी देर में, चलिए ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइम एक्सपोजर हुआ तो क्या होगा बताओ। देखो अब यहां जो एंटीबॉडीज पहले से बना हुआ था, देखिए ये देखो, ये यहाँ पे मान लो बेसोफिल है, मास्ट सेल है। अब ये वापस देखो एलर्जन से कंबाइन कर गए, ये नीचे क्या लगा हुआ बताओ, एलर्जन भी। अब देखो पहली बार जो हुआ वो तो एक कॉम्प्लेक्स बना था, उसमें एलर्जन अटैच नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम एक्सपोजर हुआ तो एलर्जन जो होता है वो एलर्जन बेसोफिल के साथ या जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स था उसके साथ क्या होता है, अटैच कर जाता है। तो इसमें क्या क्या आ गया देखो, इसमें मास्ट सेल भी है, देखो बेसोफिल है, आईजीई है और एलर्जन है, मास्ट सेल है, आईजीई है और एलर्जन है। और अब देखो इसमें ये जो आप देखते हैं मास्ट सेल, और ये जो यहाँ पे बेसोफिल होता है, तो सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा तो क्या होगा बताओ। नाउ द एलर्जन कंबाइंस विथ preformed IgE and mast cell complex। ये दोबारा जब होता है तो होता है देखो, और जब ये अटैच कर जाएगा तो ये क्या होता है देखो, ये जो बेसोफिल होते हैं प्लस मास्ट सेल प्लस IgE प्लस एलर्जन, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया देखो। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद क्या होता है, बेसोफिल ऑब्लिक मास्ट सेल्स बर्स्ट आउट। देखिए जो बेसोफिल और मास्ट सेल्स होते हैं वो बर्स्ट कर जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा बताओ, इसकी वजह से क्या होगा, रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। देखो ये याद रखिएगा कि जब बेसोफिल और मास्ट सेल्स जब अटैच कर जाता है, पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो बेसोफिल और मास्ट सेल्स अब क्या होगा बताओ, वो बर्स्ट कर जाता है, और उससे रिलीज क्या होगा बताओ, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन।
और इसी की वजह से अब देखो कहते हैं इसकी वजह से क्या होगा बताओ, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है और इसी को एलर्जिक डिसऑर्डर कहते हैं। यस, ये तो पता है आपको, डायलेट कर देता है। हिस्टामिन इज ए वेरी पावरफुल वेजोडाइलेटर। ठीक है, हिस्टामिन इज वेरी पावरफुल। क्या होता है बताओ, हिस्टामिन को क्या कहते हैं? हिस्टामिन को क्या बोलते हैं बताओ? अ टर्म कॉल्ड वेजोडाइलेटर कहते हैं। इसकी वजह, और देखो इसकी वजह से स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, इसकी वजह से एयरवेज रेजिस्टेंस इन लंग्स इंक्रीजेस। देखिए ये सब हिस्टामिन की वजह से होता है। हाँ, सबको नहीं होता, देखो एलर्जी सबको नहीं होता, कुछ किसी किसी लोगों में होता है। किसी लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता किसी चीज से, जैसे आपने कोई स्किन पे कोई केमिकल लगाया, कोई क्रीम लगाया, हाँ मतलब देयर आर सो मेनी एलर्जेंस, डस्ट होता है या पोलन ग्रेन्स होता है। देखो अब ये भी, अब इसका भी एलर्जी का कोई नोन पार्ट तो है नहीं, इसका भी कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स भी होता है। किसी किसी केमिकल्स के लिए कोई आदमी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कुछ लोगों को देखा होगा कि जैसे स्किन पे कोई अनयूजुअल सा कोई फेस क्रीम लगा लिया, पूरे रैशेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर। कुछ लोगों ने कुछ खा लिया तो स्किन पे रैशेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यस, माइट्स होता है, डस्ट होता है ना। अब देखो हिस्टामिन क्या क्या करता है, देखो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एयर वे रेजिस्टेंस। हाँ, एयर वे मतलब लंग्स में जब एयर जा रहा है उसमें दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से आपने आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो सिम्टम्स क्या है इसका बताओ। सिम्टम्स लिखा हुआ है देखो, वाटरी आईज, रनिंग नोज, है ना, स्नीजिंग होता है, कई बार स्किन रैशेस बनते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कहते हैं देखो। हाँ, कफिंग भी होता है, इचिंग भी होता है स्किन में, अगर स्किन एलर्जी है तो। देखिए आंख से पानी, नाक से पानी, पानी 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 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हर जगह से पानी पानी निकलता है। और ये सिम्टम्स आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ जी, सब जगह मतलब जहां से पानी आ सकता है वहीं से पानी आएगा ना। देखो लाइट भी आ गया, चलिए चलिए समझ में आ गया बच्चों। तो ये देखो अब याद रखना है इसको। देखो अब जो कहते हैं कॉमन एलर्जेंस होता है, कॉमन एलर्जेंस कहते हैं, इसमें डस्ट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होता है,
माइट्स वगैरह होता है ना। देखिए एनिमल टेंडर, अरे अरे बेवकूफ, कुत्ते के साथ आप जब खेलते हो, उसका जो उसका जो बॉडी का हेयर होता है, जैसे कुछ लोग डॉग को अपने गोद में रखते हैं, उसको खिलाते रहते हैं, तो उसके जो बॉडी का जो टेंडर वगैरह होता है, जो उसके हेयर्स वगैरह होता है, वो काफी माइन्यूट सा, वो आपके नाक में जा सकता है, एंड दैट मे क्रिएट एलर्जी। तो पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो होता है, देखो डस्ट है, पॉल्यूटेंट्स वगैरह भी होता है। ये कुछ कॉमन एलर्जेंस हैं। और एलर्जी का कई टाइप होता है, देखो जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं इसका, देखो जैसे आप पढ़ेंगे, सबसे कॉमन एग्जांपल तो अस्थमा होता है, हे फीवर होता है, देखो एक्जिमा कहते हैं, स्किन एलर्जी होता है, देखो एक्जिमा वगैरह कहता है। देखिए देखो, हाँ वही है सब में, देखो अस्थमा में भी ब्रोंकाइटिस का जो पार्ट होता है, उसमें भी ब्रोंक्यूल्स में दिक्कत आता है, राइनाइटिस वगैरह भी होता है, राइनाइटिस कहते हैं। फिर देखो जैसे टर्म लिखा जाता है एनाफाइलेटिक शॉक, इसमें एक्चुअली जैसे मान लो बी स्टिंग होता है, मधुमक्खी काट ले, कुछ कई बार एंटीबायोटिक्स वगैरह रिएक्ट कर जाता है, जो सेरम प्रोटीन वगैरह होता है ब्लड की वजह से, आपके ब्लड में जो प्रोटीन है, ये दूसरे के लिए एलर्जी क्रिएट कर सकता है। एक फीवर होता है, ये कुछ है टर्म यूज करते हैं, देखिए क्या है ये का मतलब, ये भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ आपके लंग्स का ही कुछ पार्ट होता है, लंग्स से रिलेटेड होता है। देखो जैसे एक्जिमा तो स्किन प्रॉब्लम है, और अस्थमा है, हे फीवर है, राइनाइटिस है, ये सब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। और जो सबसे ज्यादा जो, हाँ, जो सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम होगा डेडली, देखो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, एनाफाइलेटिक शॉक कहता है, बहुत ज्यादा ये हार्मफुल है एनाफाइलेटिक शॉक। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिलीज ऑफ हिस्टामिन कहता है। इसमें क्या होता है, देखो बीपी बहुत डाउन हो जाता है, बीपी काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर, और बीपी डाउन होने की वजह से इसमें डेथ भी होता है। तो कई बार मधुमक्खी के काटने से आपने उल्टा पुल्टा एंटीबायोटिक खा लिया, पेनिसिलिन वगैरह जब खा लेते हैं कई बार यहाँ विजिटर, या किसी के ब्लड के पार्ट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो कई बार ब्लड का जो प्रोटीन होता है ये दूसरे के लिए एलर्जिक हो सकता है, और इसकी वजह से एक्सट्रीम बहुत ज्यादा एक्सेस में रिलीज किया है, बताओ हिस्टामिन बी स्टिंग से। यस, नहीं केवल बी स्टिंग नहीं, बी स्टिंग भी है, पेनिसिलिन भी है, सेरम प्रोटीन भी है, ये सब एनाफाइलेटिक शॉक कहा जाता है, एक्सट्रीम एलर्जिक रेस्पॉन्स कहते हैं। ये डेडली भी होता है, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, और बीपी के डाउन होने की वजह से इसमें डेथ भी हो सकता है। एनाफाइलेटिक शॉक कहा जाता है इसको। समझ में आ गया बच्चों? तो अस्थमा है, हे फीवर है, एक्जिमा है, और कोई मैं देखता हूँ एक आध और एग्जांपल शायद मिल जाए। यूट्रिकेरिया वगैरह भी होता है, एक्जिमा होता है, यूट्रिकेरिया कहता है, ये भी स्किन का ही प्रॉब्लम होता है, यूट्रिकेरिया। ठीक है, एक टर्म और यूज करते हैं, एंजियोडर्मा कहता है, ये भी स्किन का ही प्रॉब्लम होता है, एंजियोडर्मा। ये सब स्किन एलर्जी है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हाँ एनाफाइलेट, हाँ
एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं, ये बी स्टिंग की वजह से हो सकता है। ये सब इसके कारण है ना, बी स्टिंग है, पेनिसिलिन की वजह से हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस भी होता है क्या? टॉन्सिलाइटिस ऐसे देखो, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स का ओवर ग्रोथ होता है, एक बार ठंडा चीज खाने से हो जाता है, और सेरम प्रोटीन की वजह से भी होता है। हाँ, कई बार दवाई वगैरह रिएक्ट कर जाता है, पड़ा होगा कि दवाई खाते ही रिएक्शन हो गया। वही तो बताया कि अगर मान लो कोई दवाई रिएक्ट कर जाएगा तो आपकी बॉडी में हिस्टामिन बहुत ज्यादा एक्सेस रिलीज होता है, और हिस्टामिन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो आपका ब्लड वेसल डायलेट करेगा। हाँ जी, ड्रग रिएक्शन डेडली होता है। बहुत ज्यादा हिस्टामिन बनेगा तो क्या होगा बताओ? आपके ब्लड का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ना, प्लाज्मा बाहर आ जाएगा ब्लड वेसल से, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। देखो, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, एक्सेसिव डिक्रीज कहते हैं ब्लड प्रेशर का, और ब्लड प्रेशर के घटने की वजह से इसमें हैप्पी बर्थडे भी होता है। तो सम टाइम मेडिसिन कैन रिएक्ट, मधुमक्खी का जो स्टिंग है वो रिएक्ट कर सकता है आपकी बॉडी में, और इसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो वो जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होता है एलर्जी का, उसी को एनाफाइलेटिक शॉक कहता है। समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं, बता रहा हूं। देखो ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखिए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, इपिनेफ्रिन, यूज ऑफ इपिनेफ्रिन कहते हैं, यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन कहा जाता है, हिस्टामिन, एंड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। देखिए ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ये सब पॉसिबल ट्रीटमेंट है। इपिनेफ्रिन, एंटी हिस्टामिन, जैसे आपने इंक्रीज बीपी नहीं, बीपी डिक्रीज करता है, ठीक है? तो अब देखो इपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामिन्स वगैरह क्या होता है बताओ? ये सब आपके ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, ये सब ब्लड वेसल को नैरो करता है, कंस्ट्रिक्टर होते हैं। हिस्टामिन डायलेटर होता है, तो दवाई में अगर एंटीहिस्टामिन डाल देंगे, जैसे आपने देखा होगा ये जो इनहेलर वगैरह होता है, देखा होगा लोग जो यूज करते हैं, इनहेलर यूज करते हैं ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जब अस्थमा वाला प्रॉब्लम होता है तो उसमें एंटीहिस्टामिन होता है। अगर आपको लगता है कि सिम्टम आने वाला है तो आप उसको तुरंत ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, पंप जो यूज करते हो वो क्या है, उसमें एंटी हिस्टामिन होता है, ताकि हिस्टामिन को आप क्या करें, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो यूज ऑफ इपिनेफ्रिन, यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स कैन बी अ पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एलर्जी का क्या प्योर ट्रीटमेंट है क्या? इतना आसान इसका प्योरली ट्रीटमेंट नहीं है कि आप पूरी तरह से इसको हटा सकें। अगर ये आपको है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, बट इसको इसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना ये पॉसिबल नहीं है। और खासकर जो लोग हिली एरियाज पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहने वाले लोगों में एलर्जी प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि हिली एरियाज में क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर में काफी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, और उसके एयर में वो जो पोलन ग्रेन्स होता है वो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको वहां पर। और इसकी वजह से हिली एरियाज के लोगों में पोलन की वजह से, पोलन जो पार्ट होता है उसकी वजह से एलर्जी ज्यादा होता है। बिल्कुल, कॉलेज हे फीवर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझ में आ गया बच्चों? तो ये कहानी है किसका बताओ? दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ एलर्जी। इन सबको कहते हैं एलर्जी। वैसे देखो ये भी कहा जाता है कि एक ट्रीटमेंट इसका और भी होता है। देखिए वी यूज द टर्म हाइपो सेंसिटाइजेशन कहते हैं, हाइपो सेंसिटाइजेशन with the allergic components।
इट कैन बी अ पॉसिबल परमानेंट क्योर, ये एक पॉसिबल परमानेंट क्योर हो सकता है, मे बी अ पॉसिबल परमानेंट क्योर। अब देखो ये हाइपोसेंसिटाइजेशन क्या होता है, दिख रहा है सबको बच्चों? हाँ जी, ये बोर्ड स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलिए ठीक है। हाँ जी, हर्षित जी ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब सब सही है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे ये टर्म, ये पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि जिस चीज से आपको एलर्जी है ना, उसका डाइल्यूट करके, देखो मार्केट में दवाइयां आती हैं आजकल इस तरह की, एक तो उसका टेम्परेरी क्योर होता है कि जब आपको एक तो सिम्टोमेटिक ड्रग कहते हैं, जो इनहेलर वगैरह होता है ना, उसको सिम्टोमेटिक ड्रग कहा जाता है कि जब सिम्टम्स आने वाला हो उस समय आपने पहले से ले लिया उसको, तो सिम्टम्स के हिसाब से आपने ट्रीट किया उसको। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि जिस चीज से आपको एलर्जी है, आपको पता चल गया है कि इस चीज से हमें एलर्जी है, क्या करते हैं डॉक्टर, उसी एलर्जेंस का एक, जिससे आपको एलर्जी है उसका ही डाइल्यूट किया हुआ फॉर्म आप अपने बॉडी में धीरे धीरे डालते रहिए, तो आपको क्या मिलेगा उससे बताओ? आप हो सकता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेंगे और आपको एक परमानेंट क्योर मिल सकता है इस चीज से। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोसेंसिटाइजेशन कहते हैं इसको, विद द एलर्जिक कंपोनेंट, जिस चीज से एलर्जी होने का चांस होता है उसी का डाइल्यूट किया हुआ फॉर्म अगर आपके बॉडी में थोड़े थोड़े समय के बाद डालते रहे, तो हमारा बॉडी उससे क्या होगा बताओ? एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो जिस चीज से एलर्जी होता है उसको दवाई की तरह यूज कर सकते हैं आप, अगर आप परमानेंट क्योर चाहते हैं तो। और ये भी ट्रीटमेंट होता है इसका, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंसिटाइजेशन विद द एलर्जिक कंपोनेंट्स। बिल्कुल सही बात है। देखो, और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो लोग बहुत ज्यादा क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, मेट्रो सिटीज के बच्चों में, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेट्रो सिटीज के बच्चे में एलर्जिक प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो, जो जितना ज्यादा अपने आप को क्लोज सिस्टम में रखेगा, अगर आपको एक्सपोजर नहीं होगा किसी चीज से, एलर्जिक प्रॉब्लम इज मोर कॉमन इन मेट्रो सिटीज बिकॉज ऑफ क्लोज इन्वायरमेंट। जैसे मान लो अगर आप बहुत समय तक एक एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं, आपको इन्वायरमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, और अचानक आप बाहर निकले, एलर्जी हो गया आपको। तो क्लोज इन्वायरमेंट की वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा होता है। यस, हमें अपने आप को एक्सपोजर भी चाहिए ना। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो छोटे मोटे गली के गुंडे से कैसे मुलाकात करेंगे मेरा? बड़े गुंडे की बात छोड़ दीजिए आप, जो छोटे मोटे गुंडे घूमते रहते हैं उनसे तो आपको पहले घूमना पड़ेगा। दुनिया नहीं घूमना है, रोड पे घूमना है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। देखो, एलर्जी ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कफिंग होगा, स्नीजिंग होगा, तो हार्ट पे तो पड़ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ पड़ेगा? तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लोज इन्वायरमेंट की वजह से एलर्जिक प्रॉब्लम ज्यादा है, और ये मेट्रो के बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज के बच्चों में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। घर में बैठते हैं, एसी कमरे में रहते हैं, एसी स्कूल में बस जाते हैं, मतलब एसी बस में स्कूल जाते हैं, और उनका जो खाना पीना भी है बहुत ज्यादा नेचुरल फूड इंटेक नहीं कर रहे, पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है। So these are the known reasons why metro cities, kids are more prone to अब स्नीजिंग हार्ट बीट को स्टॉप करता है। अब देखो, जब आप पूरा का पूरा सिस्टम आपका एयर को बाहर निकालने में लगा हुआ है, तो वो एक बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। और तभी कहते हैं, स्नीजिंग में कहा जाता है कि गॉड ब्लेस। आप थोड़े समय के लिए आपका हार्ट बीट भी रुक जाता है, ब्रीदिंग भी रुक जाता है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एलर्जी। क्या कह रहे हो? अब क्वेश्चन क्या है, विच टाइप क्या पूछ रहे थे अभी? क्या पूछ रहे थे बेटा? टेस्ट होगा, वो पता चल जाएगा आपको, वो आपको
इंफॉर्मेशन आपके उस पे आ जाएगा, ठीक है। लो हट गया तुरंत, क्या कह रहे हो? There are question that when do people need repeated blood transfusion? ये बेटा आता है ब्लड कैंसर में होता है, ये ब्लड कैंसर वाले पार्ट में होता है। ये थैलेसीमिया वगैरह में कहते हैं कि ब्लड को कॉन्टिन्यूअस चेंज किया जाता है। डायलिसिस में ब्लड को चेंज नहीं करते, डायलिसिस में तो ब्लड बार बार उसी ब्लड को फिल्टर किया जाता है। बट आप जानते हैं ब्लड कैंसर में, थैलेसीमिया वगैरह में हमें ब्लड को चेंज करना होता है, ठीक है। चलिए, तो अब अगली क्लास में अब बचा हुआ है एड्स और कैंसर, वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू ऑन मंडे।